अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, कुछ लोग हकीकत को समझने की कोशिश करते हुए बहुत आगे निकल जाते हैं और पा लेते हैं खिदमत खल्क ही असल में इंसानों के ज़रिए अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। तो ऐसे ही एक शख्स हैं जिनसे आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। दीनी तालीम व तरवीज के लिए भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साबिक़ सूबाई सदर हैं और आजकल डायरेक्टर खिदमत मरकज़ के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। राय मोहम्मद नासिर नक्शबंदी, आइए मिलते हैं। जी, हम राय मोहम्मद नासिर नक्शबंदी साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए चलते हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि आज हम व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि राय मोहम्मद नासिर नक्शबंदी कब पैदा हुए, तालीम कहाँ तक हासिल की, और ये जो दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम, बल्कि मैं तो उसके दो हिस्से समझता हूँ, मजहबी और जदीद तालीम जो है आज के दौर की असरी जो उलूम होते हैं, और फिर साथ खिदमत खल्क का जज्बा, ये सब कुछ कैसे आपकी ज़ात में कब ये रच बस गया? ये मेरी मरहूम वालदा मोहतरमा की तरफ से एक अल्लाह ने बड़ा मुझ पर करम किया कि उनकी जो तरबियत थी वो इस हवाले से थी क्योंकि वो देहात के रहने वाली थी और उन्होंने ये लोगों की खिदमत के हवाले से बड़ा, हमारा घर हमेशा से ही अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पेश रहा है। तो एक तो वालदा की तरफ से हमें बुनियादी तौर पे सिखाया जाता था कि मेहमान नवाजी के हवाले से, फिर लोगों के दुख दर्द तकलीफ़ में पहुंचना, खुशी गमी में जाना। तो अक्सर हमें कहीं कोई फौतगी हो जाती थी तो वालदा मोहतरमा ने कहना कि वहाँ जाके इंतज़ाम करवाएं। ये आदत हमें वहीं से जो है पड़ी। इस्लामी मदरसा हाई स्कूल मोहम्मदपुरा से मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद प्राइवेट तौर पे तालीम आगे हम जारी रख सके, क्योंकि कुछ हालात उस वक़्त ऐसे पैदा हुए कि मेरे वालिद साहब बड़े ग्रेट इंसान थे। हमारे साथ एक स्कैम हो गया और वालिद साहब जो हम एक ज़िम्मेदार थे, ज़िम्मेदार घराने से तल्लुक़ रखते थे, तो वालिद साहब को मज़दूरी करनी पड़ी और वो उन्होंने कभी हमें ये नहीं बताया था कि मैं एक आपके लिए मज़दूरी कर रहा हूँ। और जब मैं एक मरतबा मैंने ज़िंदगी में उनको अचानक से मज़दूरी करते हुए देखा तो मैं सारे रास्ते रोता हुआ वापस आया। मैंने कहा यानी मेरे वालिद इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे पास। उस दिन के बाद मैंने अपने तहिया कर लिया कि मैं जो बड़ी बड़ी डिमांड्स करता हूँ अपने वालिद साहब से कि मैं ब्रांड के शूज़ पहनने हैं, मैंने जो है कपड़े अच्छे पहनने, तो एक ज़िद सी होती थी मुझे। तो वो उस दिन के बाद मैंने बिल्कुल बंद कर दिया कि मैं आज के बाद, और मैंने तहिया कर लिया कि एजुकेशन मेरी रहती है तो रह जाए, लेकिन मैं अपने वालिद साहब को मजदूरी नहीं करने दूंगा। और शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह ताला नशीब व फराज ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें उस आजमाइश से निकाला और जब से शऊर की उम्र में आए और काम शुरू किया, फिर अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि मैंने सारी ज़िंदगी अपने वालिद साहब को काम नहीं करने दिया कोई। क्या बात, ज़बरदस्त। तो फिर स्कूल आपने बनाया और फिर उसमें बाकी जो बच्चों के लिए फ़्री तालीम का बंदोबस्त किया गया हमारी इतला के मुताबिक। वैसे हम यही समझते हैं कि काफ़ी फ़ीस लेते होंगे आप। तो ये एक बड़ा काम है, इतना बड़ा चैलेंजिंग टास्क आज के दौर में, ये काफ़ी मुश्किल है। तो कैसे ख़्याल आया कि जब इतने बड़े बड़े अदारे इतना पैसा इसमें से कमा रहे हैं तो आपने फ्री करना है? असल में जो मेरा ससुराल का ख़ानदान था वो तालीम से वाबस्ता रहा हमेशा से। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेरी मदर इन लॉ थे फैसलाबाद में, उन्होंने बड़ी सर्विसेज दी। तो एक उनके घर का माहौल ऐसा था कि वो एजुकेशन से वाबस्ता था। तो मिसेस से गवर्नमेंट जॉब कर रही थी उस वक्त जब मेरी शादी हुई तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो वालिद साहब ने उनको मना किया कि भी आप नहीं करेंगे। तो उनका बड़ा शौक़ था कि मैं कोई ऐसा तालीमी इदारा बनाऊँ कि मेरे दूसरे जो हैं, मेरी वालदा भी इसी फील्ड में रही हैं, तो हम पढ़ाना चाहते हैं, तो जो हमने पढ़ा है वो आगे पढ़ाएं। तो वालिद साहब ने इजाज़त दी कि आपको एक शर्त पे इजाज़त है कि आप बच्चों से फ़ीस नहीं लेंगे। तो जब हम माइग्रेशन करके आए इंडिया से, अमृतसर हमारा इलाका था, वहाँ से तो मेरे जो
दादा जान थे, बड़े दादा जान, उनका बताया जाता है कि वो पढ़े लिखे थे और वो भी जो थे फ्री बच्चों को उस वक्त पढ़ाया करते थे और अपनी जॉब के साथ उन्होंने साथ में बच्चों को पढ़ाना और उनको लेके बैठे रहना। तो जब हम उनकी बातें सुनते तो दिल में शौक़ होता था कि भी हम भी ऐसा करेंगे, तो अल्लाह ताला ने वो हमसे काम लिया। अच्छा ये बताइए कि आप कोई खेल वगैरह भी खेलते रहे? जी, मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, स्कूल में भी और जो है इलाकाई सतह पे भी अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। हॉकी खेली है और हम समझते हैं कि हमें बड़ा हमारा वक्त बड़ा अच्छा था, हमें ग्राउंड मैसर थे और वक्त मैसर था। आज की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और डिजिटल हो गई है, तो इस वजह से। ये पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ही क्यों ज्वाइन की थी आपने? बाकी भी बहुत सी जमातें थी। मेरी क्योंकि जाए पैदाइश मोहम्मदपुरा से है और वहाँ पर एक मजहबी माहौल हमें मिला। हजूर फ़कीह असर क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह हमारे पीर मुर्शद हैं, उनसे हमें एक उनकी सोहबत मैसर आई और हमने जो है मज़हब की तरफ से रुझान रहा और वालदैन की तरफ से हमें बाकायदा मस्जिद में और मदरसा में भेजने का बड़ा एहतमाम किया जाता था। और वहाँ पर भी जो इवेंट्स थे जैसे शब मिराज, शब बरात है, महफ़िल दरूद पाक की महफ़िल पाक है, तो उसका बतौर एहतमाम किया जाता था हर जुमे के जुम्मा। तो वो ऐसी ज़िंदगी की एक अल्लाह ताला ने दी है कि फिर उसके बाद हमें शहीद मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह का साथ नसीब हुआ। तो मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैंने बड़े ही वली कामिल लोगों के साथ ज़िंदगी बसर की, जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। बहुत बड़ा सानिया था, सानिया नशतर पार्क, जिसमें नमाज की हालत में मिलाद के दिन जो है हमारी पूरी क़यादत को शहीद किया गया। वो ज़िंदगी पे बड़े असरात उन्होंने छोड़े और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने पाकिस्तान की सलामती के लिए हमेशा काम किया, दहशत गर्दी की सरकोबी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। और जिस तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपनी फ़ौज के साथ, अपने इदारों के साथ दहशत गर्दी के मामला में और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खड़ी हुई और कुर्बानियाँ दी, ये शायद किसी और तंजीम और जमात के पास नहीं है। नाश्ते की मेज़ है, राय मोहम्मद नासिर नक्शबंदी साहब का घर है, उनकी फैमिली है, उनकी अहलिया मोहतरमा हैं, उनकी साहबजादियाँ हैं, उनके साहबजादे हैं। बातें करेंगे और आज उनकी शख्सियत के बारे में जानेंगे कि हर रिश्ते में कैसे हैं, किस तरह वो उस हैसियत में अपना रोल अदा करते हैं। लविंग केयरिंग हैं, डांट डपट वाले हैं, हैसियत हस्बैंड कैसे हैं, बाकायदा वो रवायती मौलवी हैं जिससे मदरसे के बच्चे भी डरते हैं, या और वो फादर हैं जिनसे बच्चे खौफ खाते हैं, या लविंग एंड केयरिंग हैं। तो सारी बातें होंगी। बच्चों के बारे में भी उनका रवैया क्या है, अपनी अहलिया के साथ कैसा है, ये आज जानेंगे। और इसके साथ साथ उनके खाने पीने की आदत के बारे में भी आपको बताएंगे। राय साहब की साहबजादी से जानते हैं कि वो अपने वालिद साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगी, कुछ फरमाइएगा। ही इज़ माई आइडियल पर्सन, ठीक है, काफ़ी लविंग और केयरिंग पर्सन है, ठीक है। मैं थोड़ी सी ज़िद्दी हूँ, ठीक है, जो भी काम कहती हूँ और जो भी होता है उस चीज़ को फरमाइश करती हूँ ना, वो मुकम्मल तौर पर उसको पूरा कर देते हैं, जो तो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। और दूसरी मुझे ये अच्छी बात लगती है कि जो भी मसला हो, जो भी हो, मैं जब भी अपने बाबा से शेयर करती हूँ तो उसको वो कम्प्लीटली उसको वो अप्रिशिएट करते हैं। जो चीज़ गलत है उसको गलत कंसीडर करके समझाते हैं। गलत को गलत, सही को सही कहते हैं, लेकिन बहुत केयरिंग, बहुत ख्याल रखने वाले पापा हैं। बेटी ने कहा बैलेंस करके चलने वाले और ख़्याल रखते हैं, सही को सही, गलत को गलत कहते हुए, लेकिन एक बाप के तौर पे बड़े लविंग एंड केयरिंग। दूसरी साहबजादी से जानते हैं, कहिएगा बेटे। ही इज़ अ सपोर्टिव पर्सन। लाइफ में कभी भी मुझे सपोर्ट की, फाइनेंशली या फिर एजुकेशनल के तौर अपनी लाइफ में कभी भी सपोर्ट की ज़रूरत मिली है तो मेरे फादर ने मुझे ऐसे सपोर्ट किया कि मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, महसूस ही नहीं हुआ। बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाले, हर मामले में हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं और एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और ये मुझे उनकी सबसे अच्छी बात लगती है। उन्होंने आगे अपने बच्चों को भी एजुकेशन से ही मोहब्बत करना सिखाया है और हम भी सभी तकरीबन एजुकेशन को प्रेफर करते हैं हर हवाले में। राय साहब के छोटे साहबजादे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटे कहिएगा पापा के बारे में। पापा तो बड़े प्यारे होते हैं ना, आपके पापा कैसे? जब भी मैंने कोई ख्वाहिश की है या मतलब कहा है कि अगर मैं कभी बहन भाइयों से नाराज़ हो जाऊँ या किसी से लड़ूँ
تو کوئی بھی میں اکیلا بھی بیٹھا ہوں نا تو میرے بابا آ کے مجھے منائیں گے, مجھے کہیں گے, وہ میرے بیٹے اس طرح مجھے نا مطلب بہلا کے مجھے پھر کہیں گھمانے لے کے جائیں گے, پھر میری فرمائش پوری کریں گے. میں الحمدللہ حافظ قرآن ہوں, تو میں حفظ بھی کر رہا ہوں. اور میں پہلے اسکول پڑھتا تھا تو میری دل بھی خواہش تھی کہ میں حفظ کروں, تو میرے پاپا نے مجھے سپورٹ کیا, تو الحمدللہ میں حفظ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اگلے سال تراویحیں پڑھاؤں گا. کیا بات ہے, ایکسیلنٹ. چھوٹا سا حافظ قرآن حفظ کر رہا ہے, کر لیا ہے میرے تقریباً تھوڑے کمپلیٹ ہونے والا ہے. اور کتنے وہ ایک بیٹے کے جو معصوم سے جذبات کا بھی کتنا خیال رکھتے ہیں, اور ان کو پیار سے بہلا پھسلا کے تو نہیں میں کہتا, مطلب ان کو جیسے باپ لوریاں دیتا ہے ایک بیٹے کو. رائے صاحب کے 2 اور صاحبزادے بھی موجود ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں. بڑی خوبصورت فیملی, بہت ہی زبردست آپس میں ان کا بڑا پیار محبت, بڑی بانڈنگ مضبوط. فرمائیے گا بیٹے کچھ رائے محمد ناصر نقشبندی. ایک تو وہ ہیں جن کو دنیا جانتی ہے, اور ایک وہ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں. وہ آپ کے فادر ہیں, آپ کے والد ہیں. آپ کی نظر سے دیکھیں تو وہ کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور سٹی 41 کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع دیا. دنیا رائے ناصر نقشبندی کو رائے ناصر کے نام سے جانتی ہے, لیکن ہم لوگ اپنے والد صاحب کو ایک مسیحا کے طور پہ جانتے ہیں, ایک ایسا مسیحا جس کے گھر پہ کوئی اپنا ذاتی پروگرام یا چھوٹے بھائی کی شادی ہو تو شام میں شادی ہوگی, صبح ٹائم آپ کو انہی کے گھر پہ فری آئی کیمپ لگا نظر آئے گا. یہ وہ رائے ناصر نقشبندی ہیں جو اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے بعد میں سوچتے ہیں, انسانیت کے لیے پہلے سوچتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام اس ٹائم میرے ڈیڈی کر رہے ہیں وہ شاید میں یا کوئی اور دوسرا تیسرا بندہ نہیں کر سکتا. اور ڈیڈی کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک ایسا تعلق ہے, ہمارے یہ ٹیچر بھی ہیں, ہمارے مینٹور بھی ہیں, ہمارے لیڈر بھی ہیں. ہم نے جو کچھ سیکھا ہے ان سے وہ میں سمجھتا ہوں ہم کسی سے بھی نہیں سیکھ سکتے جو ہم نے اپنے ڈیڈی سے سیکھا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت, اور مجھے تو آپ مستقبل کے لیڈر دکھائی دیتے ہیں. یہ سب میرے اتنی خوبصورت گفتگو, اتنی زبردست نپی تلی, اور اتنے آپ نے اس انداز سے میرا دل خوش کر دیا. ایک باپ کی اس انداز میں تعریف, اور جینوئنلی آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا مجھے بڑا اچھا لگا. ذرا ایک اور صاحبزادے موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بیٹے آپ کے فادر, آپ کی نظر. السلام علیکم. پہلے تو میں بھی آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سے گفتگو کی. میری نظر میں میرے فادر جیسی شخصیت کا اس دنیا میں ہونا میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. دنیا جس لحاظ سے ناصر نقشبندی کو جانتی ہے ہم بھی ان کو اسی نظریے سے جانتے ہیں, اور ہم بھی یہ کہیں گے کہ ناصر نقشبندی جیسی خدمات, ہم یہ کہیں گے کہ ہم ان کے جتنی کر سکیں اپنی زندگی میں تو یہی بڑی بات ہے. ان سے آگے نکلنا تو بہت مشکل ہے, ان کی جتنی خدمات کر لیں تو یہی بہت بات ہے. کمال ہے جی, ایک سے بڑھ کر ایک گفتگو کرنے والا. مجھے لگتا ہے کہ یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ تو اس گھر کا خاصہ ہے. بہت خوبصورت بولتے ہیں سارے بچے, بیٹیاں, بیٹے, ان کی اہلیہ محترمہ بڑے ایکسپریسو ہیں, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, اور خوبصورت جذبات کا اظہار, اور ان کی گفتگو, ان کے تاثرات, ان کے چہرے کے جو ایکسپریشنز ہیں اس سے پوری طرح ان کی معصومیت, ان کا خلوص اور ان کی سچائی جھلک رہی ہوتی ہے. یہ بہت ہی ایک منفرد چیز دیکھی ہم نے. رائے صاحب فرمائیے گا, آپ کی فیملی کی بانڈنگ کیا ایک چیز ہے جس نے آپ کو بہت مضبوطی سے باندھ رکھا ہے, اپنے گھر کی کوئی خاص بات؟ میں اس اہلیہ محترمہ کا بڑا دل سے اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں, تو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی فیملی دی جو میرے احساس کو سمجھتے ہیں, میرے کام کو سمجھتے ہیں, اور میرا سہارا بنتے ہیں. اور جب سے بیٹا ماشاءاللہ جوان ہوا ہے, ساتھ کھڑا ہوا ہے, میرا آدھا جو وزن ہے وہ کم ہو گیا. اور جس انداز میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ بیٹا اگر ایجوکیشن لینی ہے یا اگر آپ نے کچھ بھی بننا ہے, آپ نے بطور انسان بننا ہے, انسانیت کا خدمتگار بننا ہے. اگر آپ میں یہ وصف ہے تو کھانی تو 2 روٹیاں ہی ہیں, وہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ سوچ کے زندگی کو لے کر چلیں کہ بھی آپ نے لوگوں کے لیے جینا ہے, دوسروں کے لیے جینا ہے, اور یہی زندگی ہے.
यही हमारे ख़ानदान वाह। का वतीरा है। राय साहब, कुछ खाने पीने के बारे में हो जाए। इतने आपने लेविश किस्म का खाना, आप ये सारा खा जाते हैं? कितना मतलब ये मतलब इतना गोश्त खाते हैं, इतने चावल, शामियाँ, क्या कुछ आपने बनाया हुआ है? तो आपसे पूछें या आपकी अहलिया मोहतरमा से पूछें? आप ही बताइए कि आप ये क्या खाते हैं, कितना खाते हैं? वैसे तो ये बहुत थोड़ा खाते हैं। वैसे इनकी पसंदीदा डिश कौन सी है? पसंदीदा डिश ज़्यादातर जो है ये कीमा शौक़ से खाते हैं, करेले कीमा। सब्ज़ी वेजिटेबल इनको ज़्यादा पसंद है, सब्जियां जो है वो शौक़ से खाते हैं। टेस्ट कॉन्शियस है? जी। तो कभी इनकी टेस्ट इनकी मर्ज़ी का ना हो तो फिर बर्तन तोड़ देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, बस खा लेते हैं। फिर मैंने पहले बताया कि जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है वो फिर खुद ही कह देते हैं, हाँ बता देते हैं कि भाई ये जो है ना यहाँ पे ये चीज़ जो है वो कम थी और ये ज़्यादा थी। राय साहब, आप मज़हब की वजह से या बल्कि मजहबी तंजीम से वाबस्ता होने की वजह से कहीं आप आर्ट और फ़नून लतीफ़ा से बहुत दूर तो नहीं चले गए? कोई कवाली शवाली तो सुन लेते होंगे ना? कि वो भी नहीं सुनते? नहीं, महफ़िल समात मैं सुन लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारा ख़ानदान जो था ये बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में मुसलमान हुआ। हमारे सबसे पहले जो बुज़ुर्ग थे वो सिलसिल खां हमारे जो अवाम में से सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के, और फिर हमारा तसलसल के साथ ख़ानदानी तौर पे हम वहीं बैत होते रहे। और क्योंकि समाज चिश्ती सिलसिला में सुनी जाती है तो जैसे कलाम हज़रत मीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को बड़े शौक़ से सुनता हूँ। और नुसरत फ़तेह अली ख़ान क्योंकि हमारे रिकॉर्डिंग के लिए आया करते थे, बचपन में हम उनको लाइव सुना करते थे। जब वो शालीमार रिकॉर्डिंग हाउस में वो आते थे, रहमत ग्रामोफोन वाले हाउस में, तो हम बचपन में उनको देखते होते थे, गाते हुए देखते थे। और उनके साथ बड़ी खूबसूरत यादें हैं हमारी, तो सुन लेते हैं इस हद तक। राय मोहम्मद नासिर नक्शबंदी साहब के तालीमी इदारे दर्सगाह खिदमत मरकज़ पहुँचे हैं, आइए आपको विज़िट करें। राय साहब, आपकी शोहरत दीनी हवाले से है, आप उसके साथ साथ खिदमत खल्क़ का बहुत काम करते हैं माशाल्लाह, और ये एक तालीमी अदारा भी आपने बनाया हुआ है। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे 825 तलबा जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं जो कि स्कूल की तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे 200 से ज़ायद तलबा जो हैं जिनको हम साथ में हिफ़्ज़ क्लासेस भी करवाते हैं, और 6, 7, 8 क्लास जो हैं उनका निसाब भी उनको पढ़ाया जाता है ताकि वो आगे जाके मैट्रिक करने में उनके लिए आसानी हो। दीनी और दुनियावी तालीम जो है वो दोनों लेकर हम चल रहे हैं। और ये कब से बना स्कूल? ये 2012 में हमने इसका आगाज़ किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे पास जो हैं सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो हैं यहाँ से फ़ारिग तहसील हो चुके हैं। तो काफ़ी भारी फ़ीसें लेते होंगे आप? नहीं जी, फ़ीस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमने ये क़िबला वाले साहब मरहूम रहमुल्लाह आपने जो है हमें ये इजाज़त इस बात पे दी थी कि आप बच्चों को ऐसे बच्चे जो कि तालीम हासिल नहीं कर सकते फ़ीसों की वजह से, आपने उनको एक बेहतरीन तालीम फ़राहम करनी है जैसे प्राइवेट इदारों में होता है, लेकिन फ़ीस के बगैर पढ़ाना है उनसे। तो आप फ़ीस बिल्कुल नहीं लेते? जी, हम फ़ीस नहीं लेते हैं शुरू से आज तक। हम 800 850 बच्चा जो है ये बगैर फ़ीस के पढ़ रहा है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि अगर इनकी फ़ीस हो तो मेरा ख्याल ये लाखों में जाए मामला। जी बिल्कुल। और इसमें जो है ना बहुत सारे दोस्त हमें इसकी मशवरा भी देते हैं कि ये तो आजकल तालीम जो है बड़ा अच्छा बिज़नेस बन चुका है, तो आप क्यों नहीं इस तरफ आते। तो हमारा यही था कि हम ये समझते हैं कि किसी की मदद कर दी जाए, उसको राशन दे दिया जाए, तो हम गुर्बत उसकी मुस्तकिल बुनियादों पे ख़त्म नहीं कर सकते। अगर मुस्तकिल बुनियादों पे अगर गुर्बत ख़त्म करनी है मुआशरे से, तो इनके बच्चों को आला तालीम याफ्ता बनाना चाहिए। बुनियादी तालीम जो है वो होगी तो आगे आला तालीम बच्चे हासिल कर सकते हैं। राय साहब, इस पे जो इतने अखराजात उठते होंगे, आखिर इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतना यहाँ बिजली का भी बिल होता है, असातिज़ा की सैलरी भी होगी और दीगर अखराजात काफ़ी होते हैं,
कहाँ से आते हैं पैसे? शुरू में तो चंद एक दोस्त थे हमारे साथ, इदारा के ट्रस्टी थे, मरहूम हाजी मकसूद साहब, वो हमारे साथ माली तौर पे बहुत ज़्यादा तावन करते थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद हम अकेले मैं रह गया। तो कई बार ऐसा माली हालात हुए कि भी सोचा कि इसको छोड़ दें, तो वालिद साहब ने बड़ा हौसला दिया उसमें कि नहीं भी ये इस इदारे को नहीं बंद करना। तो अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की इसमें, फिर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्कॉलरशिप मिले, जिसकी वजह से जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। हमें किसी किस्म की एक और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जितने खैराती इदारे होते हैं वो ज़कात, सदक़ात और इस तरह के फंड्स से चलते हैं। काफ़ी तो आपको भी काफ़ी मिलते हो? हमें मना है जी, हम अपने बच्चों को सदक़े ज़कात के पैसे अपने बच्चों पे खर्च नहीं। राय साहब, ये किताबों के ढेर, ये हमारे वो बच्चे हैं जो इस साल तालीमी साल का आगाज़ हुआ, तो 100 बच्चों को हमने मज़ीद एडमिशन दिया है स्कूल के अंदर, जिसको हम स्कॉलरशिप कह लेते हैं। तो क्योंकि उनकी अब मुकम्मल हो गई है, तो तालीमी साल हमारा शुरू हो रहा है, तो उनके लिए ये किताबों का है, ये गिफ्ट होता है इनके लिए, ये पूरा साल इनके लिए। इस अदारे की प्रिंसिपल और मिसेस राय मोहम्मद नासिर नक्शबंदी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कुछ बच्चों के बारे में और स्कूल के बारे में कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहिएगा जी, कैसा लगता है इतने बच्चों को तालीम से आरास्ता करना और खालिस्तान खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने जब ये इदारा स्टार्ट किया था, हमारी सबसे पहली कोशिश ये थी कि उन बच्चों को, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो ऑर्फन हैं, यतीम बच्चे हैं, जो किसी भी तरह से एजुकेशन नहीं ले सकते, ये हमारे लिए सदका जारिया भी है। हमने असल में स्टार्ट जो है वो इसी चीज़ को देख के लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब इतने माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, और हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे अच्छी सीट्स पे हमारे पास पढ़ने के बाद जो है ना, वो कोई वकील बन गया है, कोई जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सीट्स पे चला गया है, और अपने अपने अदारे भी बहुत सारे बच्चों ने जो है वो मेंटेन कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो ये हमारे लिए सदका जारिया भी रहेगा, और रोज़े महशर हमारे लिए जो है ये बाइस नजात भी बनेगा। राय साहब ने महज स्कूल ही नहीं बनाया, बल्कि माजूर अफराद की बहाली के लिए, उनके काम आने के लिए एक व्हील चेयर्स की तकसीम भी एक बड़े अरसे से ये कर रहे हैं। और जानते हैं राय साहब से कि ये एक बहुत ही बड़ा जो एक सही मानों में खिदमत इंसानी का जो काम है, कब से हो रहा है, अब तक कितने लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? राय साहब जी सर, ये देख रहे हैं हम, बच्ची है, कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, और आपके यहाँ तो जब भी आते हैं हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उनको व्हील चेयर दी जा रही होती है। कब से कर रहे हैं ये सर? तकरीबन हमें 6 साल हो गए हैं। मैं एक प्रोग्राम पे गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि ग्रीन फाउंडेशन का प्रोग्राम था वो, तो उसमें मैंने ये बच्चों को देखा वहाँ, तो बहुत सारे ऐसे उनके पास लोग थे जो उनको ज़रूरत थी, और वो कह रहे थे कि हमारे पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है, कि क्योंकि ये महरूमी का शिकार होते हैं लोग ऐसे, और घर वाले और अक्सर वालिदैन भी इनको अपने आप पे बोझ समझते हैं, और कुछ तो हालात ऐसे हैं कि लोगों के माशी इस्तात नहीं होती कि वो कोई 15-20 हज़ार रुपये की व्हील चेयर परचेज़ कर सकें। तो जो अक्सर वालिदैन हमें आके बताते हैं कि हमारा घर का किराए पे है, और जो बच्चे का या बच्चे का वालिद है वो 20-25 हज़ार रुपये पे मुलाजमत कर रहा है, तो हम ये बच्ची को लिए खाना खिला दें या इनके लिए कोई ऐसे मजदूरी का शिकार हो जाता है तो उनके लिए हम खाना खिला दें, ये हमारे लिए बड़ा वो होता है। तो हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को तक पहुँचे हैं जिनको हम देखते हैं को कई महीनों उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी होती, और वो चारपाई पे लेटे होते हैं। उनके पास जब हम व्हील चेयर लेके जाते हैं तो उनको ऐसी खुशी होती है जैसे उनको 4 व्हील गाड़ी दे दी गई हो। तो मैं पिछले दिनों अभी एक निशाताबाद के इलाके में एक माँ जी थी, तो मुझे किसी ने बताया कि वो अपने कमरे में बंद रहती हैं। तो जब मैंने उनको व्हील चेयर पर दी और उनको बिठाया तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं सूरज की रोशनी देखना चाहती हूँ, मुझे आप बाहर गली में दिखा दो बेटा। तो मैं उनको बिठा के जब बाहर लेके आया तो जो उनकी दुआएं थी, वो जो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप हमारे लिए दुआ करें, तो दुआएं खुद ब खुद उनके दिल से निकलती हैं।
वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आज के दौर में एक बहुत बड़ी नेमत है। राय मोहम्मद नासिर नक्शबंदी ने इस इलाके के लोगों की खिदमत के लिए एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा रखा है। जानते हैं उनसे कितने लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। राय साहब, ये भी आपकी ज़िंदगी का, आपके जो खिदमत के मुख्तलिफ पहलू हैं उनमें एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी है। इधर सुबह शाम पानी देते हैं लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज से 10 साल कबल इसकी हमने यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया था, क्योंकि इस पूरी आबादी में पानी का पीने का इंतज़ाम नहीं था, और क्योंकि कुछ एरिया इस तरह का है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास इदारे में, डिस्पेंसरी में बहुत सारे लोग आते थे, डायरिया का शिकार होते थे, क्योंकि इस तरह की बीमारियों का तो मेन वजह जो थी वो पानी का पता चलता था। तो उनके लिए हमने एहतमाम किया। सुबह को 5 घंटे होता है और शाम को भी ये 5 घंटे हम उसका करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो माशी हालात हैं लोगों के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग पानी ख़रीद नहीं सकते। तो और कितने लोगों को तकरीबन फ़ायदा होता होगा? तकरीबन 600 घर जो हैं रोज़ाना की मुस्तफ़ीद होते हैं यहाँ से। क्या बात है जी, 600 घरानों को साफ़ पानी पीने का फराहम कर। ये महज कोई एक ऐसा अदारा नहीं है कि जो जदीद अलूम जो है वो वहाँ ना सिखाए जाते हों। कंप्यूटर एजुकेशन की उसकी गर्ज से यहाँ एक कंप्यूटर लैब बनी हुई जिसमें बच्चे तालीम हासिल करते हैं, और बच्चियाँ इस वक्त बैठी हम देख रहे हैं कंप्यूटर यूज़ कर रही हैं। तो असर हाज़र के जो तकाज़े हैं उसका भी ख्याल रखा जाता है इस अदारे में। राय साहब, ये फिर वही बात, फंड्स अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है। ये ना बिल्कुल हमारा इस पे बड़ा अल्लाह ताला पे तवक्कुल है और यकीन कामिल है कि हमने जिस ज़ात की खुशनुदी के लिए ये काम कर रहे हैं वो कभी किसी चीज़ का मोहताज ही नहीं होने देता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई काम सोचा हो और अल्लाह ताला ने मदद ना की हो, लेकिन खलूस नीयत शर्त है। यहाँ एक यूनियन काउंसिल का ऑफ़िस भी है। यहाँ की मकामी जो लीडरशिप है उन्होंने राय साहब की ज़िम्मेदारियाँ लगाई हुई हैं ऑनरेरी तौर पर कि वो इलाके के जो मसाइल हैं और या छोटी छोटी ज़रूरियात होती हैं, रजिस्ट्रेशन की जाती है, बर्थ सर्टिफिकेट या कोई यहाँ के सालसी जो करवाई जाती है, छोटे छोटे झगड़े तय करवाए जाते हैं, और एक यूनियन काउंसिल के ऑफ़िस में जो कुछ होता है अब वो ऑनरेरी तौर पर राय साहब सर अंजाम देते हैं। ऑफ़िस के हवाले से कुछ बताइए। ये सर हमारा क्योंकि यहाँ पे एक अरसे से आप समझ सकते हैं कि यहाँ डेरा था पहले मौजूद। यहाँ पे हम इलाकाई सतह पे जितने मसाइल होते थे उनको हल करने की कोशिश करते हैं, जैसे छोटी छोटी कोई लड़ाई झगड़े के हो गए मामला या कोई ज़वाजी मामला किसी के ख़राब होते हैं तो लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं अहले इलाका, तो वो हमें उसमें बुलाकर यहाँ पंचायत के सिस्टम में बिठाकर उनको हल किया जाता। तो मुकामी जो लीडरशिप थी यहाँ की, उन्होंने जो है यूनियन काउंसिल का ऑफ़िस यहाँ पे मुंतकिल किया। तो हम चाहते थे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी फराहम हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट हो या किसी की डेथ सर्टिफिकेट का मसला हो या डिवोर्स के जो पेपर हैं मुअस्सरगी सर्टिफिकेट बनाया जाता, तो कोशिश होती है हमारी उसमें कि किसी तरीके से सुलह हो जाए, कोई ऐसा पहलू निकल आए कि जो है तलाक तक नौबत ना आए। तो ऐसे जैसे अभी रमज़ान राशन पैकेज था निगहबान का, तो उसमें हमारे यहाँ पर दिन रात हमने यहाँ पे काम किया और हमारे सेक्रेटरी साहब ने यहाँ पे दिन रात मेहनत की, और ये सभी यूनियन काउंसिलों से हमारा बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा कि हमने अपने इस इलाके में रमज़ान मुबारक में जो सरकारी सतह पे रमज़ान राशन निगहबान पैकेज के तकरीबन 1 करोड़ रुपए के लगभग रकम जो है हमारी यूनियन काउंसिल में मुस्तहिकीन तक पहुंची है। अच्छा, आपकी जो जमात है सुन्नी तहरीक, ये कभी कभी इल्ज़ामात भी लगते हैं कि बड़ी मतलब कराची की बात करें तो कहते हैं जी भत्ता लेते हैं, फलां होता है, पता सही सारे गलत भी हों इल्ज़ाम, लेकिन पता नहीं, आप ही बता सकते हैं क्या सूरत? नहीं सर, ऐसी कभी भी कोई सूरत हाल नहीं रही। असल में हमारा आप ये देखिए कि जो लोग थे, जैसे जो अल्ताफ़ सैन की एक माइंड सेट था तशद्दुद का, तो उसका हमें सामना करना पड़ा। सुन्नी तहरीक ने बहुत पुरतशद्दुद माहौल देखा और भत्ताखोरी का इल्ज़ाम तो उन लोगों पे है और साबित हुआ है और उनके ख़िलाफ़ केसेस हुए हैं। हमारे तो हम पे तो एक महज एक हमारी जमात पे एक इल्ज़ाम लगाया गया कि हम भत्ताखोरी करते हैं या कोई ऐसा है। अगर ऐसा कोई होता तो आज हम बैंड ऑर्गेनाइजेशन होते। हमने मुल्क पाकिस्तान के लिए काम किया है, मुहिब्बे वतन लोग हैं,
پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم عملی طور پہ جہاں بھی پاکستان کی بات آتی ہے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ رائے صاحب، سنی تحریک کا مشن کیا ہے؟ سنی تحریک تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک حساسی جماعت ہوتی ہے نا جو ری ایکشن میں بنائی گئی۔ جب مذہبی فرقہ وارانہ تنظیموں کا یہاں پر بول بالا تھا تو ہم کیونکہ صوفیہ اکرام کے ماننے والے ہیں، پرتشدد ماحول نہیں تھا ہمارے یہاں، تو ہمارے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کی گئی، ہم فرقہ وارانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اس وقت ہم نے اپنی جو مساجد تھے، مزارات تھے، درگاہیں تھیں، ان کی حفاظت کے لیے ایک نوجوانوں کی تنظیم بنائی گئی تھی، سنی تحریک سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیں کہ وہ بھی دہشت گردی کا شکار ہوئے، فرقہ وارانہ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنے مساجد کی، اپنے اداروں کے تحفظ کے لیے جماعت قائم کی تھی۔ رائے صاحب، یہ جو خدمت خلق کا آپ کام کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی یہ اندر کی آواز ہے یا یہ بھی تنظیم کا حصہ ہوتا ہے؟ مطلب ان کا تنظیم کے مشن میں آتا ہے؟ بالکل، ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ وراثت میں کہہ لیں کہ ملی ہیں خدمت خلق کے حوالے سے۔ ایک تو ہمیں خاندان سے بڑی سپورٹ ملی، والد صاحب کا مزاج ایسا تھا، دادا کا مزاج ایسا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے نا انتہا تک چلے جاتے تھے کسی بھی معاملے میں خدمت کے حوالے سے، اور تنظیمی حوالے سے بھی، کیونکہ سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے قائد تھے، تو ان سے بھی ہمیں یہی ملا کہ انہوں نے اس دور میں، اگر کہ ان کی زندگی بڑی مختصر تھی، اس کے باوجود انہوں نے ہاسپٹل بنایا، ریسکیو 112 کے پاس جو اب گاڑیاں ہیں یہ انہوں نے اس وقت کراچی میں لے کر آئے اور عوام کو سہولت فراہم کی۔ اور آج بھی دیکھیں کہ ہمارا سلامہ ہاسپٹل ان کے مزار کے ساتھ متصل ہے، وہاں پہ ہزاروں لوگوں کا فری علاج کیا جاتا ہے۔ یہ جماعتیں مسالک سے اوپر آ کے نہیں سوچتیں۔ پاکستان سنی تحریک بھی ایک مسلک کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ مسلک کی بنیاد پہ بننے والی جماعتیں قومی سیاست میں کوئی بڑا کردار نہیں ادا کر سکیں۔ اصل میں جو سنی تحریک پہ، کیونکہ مکتبہ فکر اہل سنت کی نمائندہ جماعت ہے، تو اس وجہ سے ہمارا فرقہ وارانہ تعصب ہونا ایک علیحدہ بات ہے، ایک مسلک کے نام سے تنظیم کا، آرگنائزیشن کا بننا ایک علیحدہ وہ ہے۔ ہم پرتشدد لوگ نہیں ہیں، ہم محب وطن لوگ ہیں، اور ہم لوگوں سے، انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور سنی تحریک نے بھی آج تک جتنا کام کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ الحمدللہ ہم نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی، ہم نے فرقہ وارانہ تعصب کی بنیاد پر کسی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ اور جو قومی سطح کی ہے تو یہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں، ہمارے جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مذہبی لوگوں کو، وہ خواہ اہل سنت کے نہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں کو، مذہبی جماعت کو وہ آگے آنے ہی نہیں دیں گے۔ مذہبی جماعتیں اتنی طاقتور ہو گئی ہیں، ان کو چندے کون دیتا؟ پیسہ ان کے پاس اتنا کہاں آتا ہے؟ اور یہ ہمارے ہاں جتنی دہشت گردی ہوتی ہے، مختلف مسالک کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کو پیسہ کیسے مل جاتا ہے؟ گاڑیاں اتنی بڑی بڑی گنے، اتنے گارڈ رکھے ہوتے ہیں، یہ کیا مطلب کیا کلچر ہے؟ یہ کلچرل کی بنیاد جو ہے یہ آپ ہم سے زیادہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ جب سرد جنگ میں مذہبی لوگوں کا استعمال کیا گیا، مذہبی جماعتوں کی بنیادیں رکھی گئیں، اور ان کو جو ہے تب استعمال کیا گیا، تو اس وقت ڈالر اور ریالوں کی اتحاد ہوئی۔ لیکن الحمدللہ ہم قبلہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، ہم پر کوئی ایسا الزام نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے کوئی ایسا بیرونی آقاؤں کے اشاروں پہ پاکستان میں کوئی حالات خراب کیے ہیں۔ ہم اپنے لوگوں میں کام کرتے ہیں۔ رہی بات جو ہے کہ مذہبی لوگوں کا جو ہے وہ فنڈنگ کا کرنا، ہم ہر لوگ دین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں کہنا نہیں پڑتا کسی کو بھی آپ دین کی خدمت کے لیے آگے آئیں۔ اور ہمارے آپ دیکھیں کہ درویش قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ ایک پیپل کے درخت کے نیچے آ کر انہوں نے بنیاد رکھی، تو انہوں نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1300 مساجد
بنائیں. کسی ایک جگہ چندے کی اپیل نہیں کی گئی, کسی ایک جگہ مسجد میں چندہ باکس نہیں رکھا گیا, کسی ایک مسجد میں جو ہے وہ جو جھولی گھماتے ہیں چندے کے لیے وہ نہیں کی جاتی. جو توکل اللہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے, وہ کرتا ہے. اگر انسان کی نیت میں خلوص ہے, اخلاص ہے, وہ دین سے سچا ہے, تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھتا کسی چیز. درسگاہ خدمت مرکز کا ایک پروگرام معذور افراد کی بحالی بھی ہے. المحمود فزیوتھراپی کلینک پہنچے ہیں. یہ رائے ناصر نقشبندی صاحب کے درسگاہ خدمت مرکز کا ایک پروگرام ہے, ایک پروجیکٹ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ ہمارا جی بہت خوبصورت سا ایک ہم نے, کیونکہ بچوں کو ویل چیئرز دیتے تھے تو ان کے لیے ان کا علاج ہونا بڑا ضروری تھا. تو الحمدللہ یہ محمود فزیو تھراپی کلینک کا اس ہم نے کیا. جو مستحق رجسٹرڈ بچے ہیں ہمارے, ان کا یہاں پہ مکمل فری علاج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر شہزاد خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہاں پر الحمدللہ بھرپور خدمات سر انجام دے رہی ہے. اور ان کے جتنے بھی جدید ترین مشینری آلات ہیں وہ سارا الحمدللہ اس کلینک پہ موجود ہیں. اور ان کا بالکل بلا معاوضہ جو ہے ان کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے. رائے صاحب اپنے پیر و مرشد مفتی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے پہنچے ہیں. اپنے دوست ملک محمد سلیم کے ہاں پہنچے, جنہوں نے چائے کا اہتمام کر رکھا ہے رائے صاحب کے اعزاز میں. ملک سلیم صاحب اور ان کے ساتھی موجود ہیں, دوست ہیں رائے محمد ناصر نقشبندی صاحب کے. ان کی گفتگو سنتے ہیں, ان کے تاثرات جانتے ہیں کہ وہ رائے صاحب کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں, کیا خیالات ہیں ان کے, اور وہ بحیثیت دوست انہیں کہاں ریٹ کرتے ہیں. کہیے گا جی, اپنا نام بتائیے گا اور اپنے جذبات کا اظہار. عثمان صائم نام ہے جی میرا, اور ناصر بھائی سے بڑا پرانا دوستانہ ہے. ویسے تو عموماً سارا معاشرہ ان کی ویلفیئر کے والے سے الحمدللہ ان کی بڑی پہچان ہے, لیکن جب دوستی میں آ کر ان کو دیکھا تو ایک نیا روپ اور نیا چہرہ. اور میں یہ سنتا تھا کہ دوست ایک بہت بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, لیکن اس کو پرکھا نہیں تھا کبھی کہ وہ کیا تحفہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ جب ناصر بھائی سے ملاقات ہوئی ہے تو جب ان کی گیدرنگز اٹینڈ کی ہیں, اور ان کا تو یہ شوق ہے گیٹ ٹوگیدر کرنا. آپ راستے میں پوچھ رہے تھے کہ بھی آپ کو کوئی سماع سننے کا بھی شوق ہے اور گانے شانے کا بھی, تو سائم بڑا اچھا گاتا ہے. اچھا, فرمائش کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں. سائم صاحب یہ تو کمال ہو گیا جی, تو تھوڑا سا ہمیں بھی فرمائش پر ہی گنگنا لیتے ویسے باقاعدہ. چلیں جی, آج دو بول کوئی کسی پاکستانی گانے کے. رات پھیلے ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح, رات پھیلے ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح, چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح, رات پھیلی ہے تیرے. ناصر بھائی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی ذات میں یہ ایک پورا ایک ادارہ ہے ماشاءاللہ, جہاں ویلفیئر کی بات ہوگی, جہاں انسانیت کی بات ہوگی اور انسانیت کو درپیش کوئی بھی مسائل یا ان کے جو مشکلات ہیں, جہاں ایک ہمیں انسان کھڑا نظر آیا ہے, ان کا نام ہے بھائی ناصر. ناصر بھائی جتنا کام کرتے ہیں ویلفیئر کا, اور جتنی جہتوں میں جتنی سمتوں میں کام کرتے ہیں, یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ ہر شعبے کو بہت اچھے سے دیکھنا اور پھر اس کو میرٹ پہ کام کرنا جا کر. ناصر بھائی کے اب انگنت کام ہیں جی, جو میں بتا نہیں سکتا, لیکن ایک دو کام جو مجھے پرسنلی ان کے بہت پسند ہے. ایک تو انہوں نے ایک کام شروع کیا ہے کہ وہاں پہ جو پانی کے نظام کا ادھر تھر میں بڑا اچھا انہوں نے, میرے خیال 500 کتنے انہوں نے ماشاءاللہ سے. اور اس سے ایک اور اچھا پروگرام ہے ان کا یہ ویل چیئر پروجیکٹ, جو معذور لوگوں کے لیے یہ بہت نیکی کا اور میرا خیال ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کا کام کر رہے ہیں. رائے صاحب, بہت خوبصورت جذبات کا اظہار کیا آپ کے دوستوں نے. آپ کیا کہیں گے دوستوں کی سنگت, دوستوں کا ساتھ, اس حوالے سے کیا کریں گے بات؟ یہ میرے بچپن کے دوست ہیں ملک سلیم ساکی صاحب, اور یہ میرا آبائی علاقہ ہے. یہاں تو مجھے بڑا سکون ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑا سکون ہوتا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے ایسے دوستوں کا ہونا میرے لیے بڑی نعمت ہے.
اور الحمدللہ یہاں آ کر جو ان کے ساتھ بیٹھ کے سکون میسر آتا ہے وہ کسی اور جگہ ایسا سکون میسر نہیں آتا ہے. ویورز کے لیے آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ میں اپنے ناظرین کو یہی کہوں گا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، تو اصل زندگی کا مقصد دوسروں کے لیے جینا ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی کو، بڑی مختصر زندگی ہے، اور کوشش کریں کہ اگر ایک نوالا خود کھا رہے ہیں تو ایک نوالا کسی دوسرے محتاج کو دیں، اور ہم مل بیٹھ کے جب ایک دوسرے کے دکھ درد دور کریں گے تو دکھ درد ختم ہو جائیں گے، خوشیوں میں تقسیم ہوں گے تو خوشیاں بڑھ جائیں گی. بہت شکریہ رائے صاحب، تھینک یو ویری مچ. بہت ہی خوبصورت میسیج کہ دکھ بانٹیں، دکھ کم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں. اس سے خوبصورت میسیج کیا ہو سکتا ہے. یہ تھے رائے محمد ناصر نقشبندی، رہنما ہیں پاکستان سنی تحریک کے، سابق صوبائی صدر ہیں اور ڈائریکٹر خدمت مرکز. آج کی آپ نے ان کی باتیں، ان کی ایکٹیویٹی سارے دن کی دیکھی. امید کرتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.